सब लोग को हेलो। तो जैसा कि मैं ट्वेल्थ का पार्ट जो आपके नीट में ट्वेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया, उसी तरह हम लोग 11th का डिस्कशन करेंगे कि आपके पेपर में 11th के कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आए। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, a particle is released from height as from surface of earth, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पूछ रहा है। ये सिंपल एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर से समझ सकते हैं। वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। ये ऐसा होता है। ठीक है, तो पार्टिकल को हम लोग कुछ हाइट s से रिलीज किए, तो ये आप लोग का ये ऐसा मान लीजिए एक पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया, ये हाइट s है। जब भी किसी चीज को रिलीज करते हैं तो उस समय आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है, स्पीड जीरो होता है। तो उस समय जो भी एनर्जी होगा वो क्या होगा? आपका पोटेंशियल होगा। फिर कुछ हाइट वो नीचे आया, ये हाइट नहीं पता है, ये एक्स माइल, ये एक्स डिस्टेंस, मतलब वो कितना नीचे आया, तो एक्स माइनस एस, एस माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी मान लो। ठीक है, तो ए और बी पे एनर्जी बैलेंस करेंगे। इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो एम जी एस होगा, ये हाइट एस है। ठीक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर्टेन हाइट काइनेटिक एनर्जी थ्राइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी एट बी काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बी पे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? तो एम जी इंटू एक्स, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या? एम जी एक्स, तो 3 mgx, 3 mgx। तो mgs इक्वल टू 4 mgx। तो mg कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू s/4 आया। अब उस इंस्टेंट पे उसका स्पीड कितना था? बी पे स्पीड भी पूछा है, एक तो हाइट आ गया, स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी बी पे कितना था? 3 mgx था, 3 mgx। तो x का वैल्यू s/4 है, तो 3 mg s/4। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² इक्वल टू 3 mg s/4। m से m कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो 3gs/2। ये आपका ऑप्शन 4। ठीक, ये ऐसा कुछ है। ये आपका रेडिएशन से प्रॉब्लम है, न्यूटन्स लॉ। रेडिएशन में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि मान लीजिए ये चाय का टेम्परेचर T1 है, कुछ देर बाद T2 है, सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है, यहाँ से यहाँ जाने में T1। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन T इक्वल टू अल्फा टाइम्स एवरेज ऑफ टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो पहले केस में क्या था? 90 से 80 गया। ठीक है, टाइम कितना लगा? T। ठीक है, सराउंडिंग 20 है। तो दूसरे केस में 80 से 60 जाने में कितना टाइम लगा? 80 डेज। सराउंडिंग वही 20 है। तो दोनों केस में ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 90 माइनस 80 अपॉन T इक्वल टू अल्फा, 90 और 80 का एवरेज, अब माइनस सराउंडिंग 20।
ये 10/t इक्वल टू अल्फा 90 और 80 का एवरेज 75 85 माइनस 20 यानी आपका 65 अल्फा ऐसा है। सेकेंड केस में 80 और 60 का डिफरेंस बाई टी 80 और 60 का एवरेज -20 तो 80 और 60 का एवरेज होता है 70 तो ये 50 अल्फा तो 20 टी डैश इक्वल टू 50 अल्फा। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10/t अपॉन 20/t डैश इक्वल टू 65 अल्फा 50 अल्फा 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 कैंसिल, ये से ये कैंसिल तो टी डैश बाई 2t इक्वल टू 65 और 50 13/10 तो टी डैश इक्वल टू 13/5t। ये आपका आंसर। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जनरली आता ही है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे ये एसएचएम है, ठीक है। एसएचएम में ये बहुत ही आसान, ये एकदम अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एसएचएम में अगर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी n होता है तो एनर्जी काइनेटिक हो या पोटेंशियल एनर्जी हो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2n। जैसे देखिए ये x है, ये x वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो ये t मान लो, ठीक ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी लिखना है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x मान लीजिए a साइन ओमेगा टी है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो साइन का इक्वेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो साइन स्क्वायर का है, साइन स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है। तो आप देख रहे हैं एक्स में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जब ग्राफ बनाएंगे तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहने देगा और जो नेगेटिव है उसको भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्राफ नीचे नहीं होगा, यानी ये टी है, ये टी। तो आप देख रहे हैं इसमें टी टाइम में एक बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टी टाइम में 2 बार रिपीट हो रहा है। ये भी ये जैसा ग्राफ है वैसा ही सेम टू सेम है, तो ऊपर में टी में एक बार ऐसे रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा सेम ग्राफ 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसका 2f होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी 2f होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑसिलेट नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी उसका फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होता है। अब ये आपके डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड, यूनिट्स एंड डायमेंशन रिलेटेड, इसमें क्या बोला एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपका एफ तो आएगा ही आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट तो ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू होता है, तो आपको सिर्फ एल चाहिए, तो टी पे पावर -2 को कैंसिल करना पड़ेगा, कैसे, तो पावर 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट में एल चाहिए तो एल एक्सेलरेशन से आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन में फिर -2 भी आ जाएगा, तो -2 को कैंसिल करने से, तो ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का मेथड, तो एनर्जी एफ ए टी पे डिपेंड कर रहा है, तो एनर्जी इक्वल टू एफ पे पावर ए पे पावर बी, टी पे पावर सी, फिर दोनों साइड का डायमेंशन लिख देंगे, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी -2 फोर्स एम एल टी -2 पावर ए, एरिया में एक्सेलरेशन ये टी पे पावर सी,
तो m पे पावर a, l पे पावर a प्लस b, t पे पावर -2a -2b प्लस c, ऐसा यहाँ पे ml स्क्वायर t -2। ठीक है, कंपेयर करेंगे m के लिए, तो LHS में पावर 1 है, RHS में a है, तो a 1 आ गया। l के लिए कंपेयर करेंगे तो LHS में पावर 2 है, RHS में a प्लस b, और a का वैल्यू 1 आया तो उसको इसमें पुट कर देंगे तो b आपका 1 आ जाएगा। तो a और b दोनों 1 है। अब t के लिए कंपेयर करेंगे, LHS में -2 है, RHS में -2 है -2b प्लस c, -2a इक्वल टू a का वैल्यू 1 है, b का भी 1 है, ठीक। तो -2 -2 -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो +4 -2 यानी -2 आएगा, यानी ए बी सी का वैल्यू आ गया, उसको इसमें पुट करते हैं। तो एफ पे पावर ए 1 था, बी भी 1 था, टी पे पावर 2 था, इसलिए एफ ए टी स्क्वायर, इसलिए आपका ऐसा है। ये क्वेश्चन आपका केटीजी से रिलेटेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। आरएमएस स्पीड, बी आरएमएस आपको पता है 3RT/m होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में हुआ, अगर 3kT/m ये मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल के टर्म में हुआ, तो ए का क्यू आर है। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, एवरेज के, ठीक है, के एवरेज मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो वो होता है 3/2 kT। अगर मोल का पूछता तो 3/2 RT आता, तो इसका S, ठीक है। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटम, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है NCV/T, तो NCV, तो डायटोमिक के लिए FR/2 होता है CV/T। मोल एक बोला है, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5RT/2 यानी 5RT/2 यानी R है, ठीक है। तो अगर ये याद भी नहीं है तो आप डायरेक्ट P ऐसे बोल सकते हैं, ये आपका ऐसा आंसर होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। ये आपका काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, काइनेमेटिक्स में भी वो ns सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, एक ब्लॉक को ये थीटा एंगल पे रिलीज कर दी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, यानी u आपका 0, ये नीचे आ रहा है, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन क्या होता है g sin थीटा, वो कांस्टेंट होता है। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम, और ns सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो ns सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है u प्लस हाफ है 2n-1, u 0 है, ठीक है, तो हाफ a 2n-1, ठीक है। वहीं n+1, तो n की जगह RHS में n+1 डालेंगे, तो 2n+1 -1, तो हाफ है 2n +2 -1 यानी +1, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो हाफ है 2n-1, हाफ है 2n+1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2n-1 2n+1, इसलिए ऑप्शन 2 है, ठीक है। तो ये बेसिक काइनेमेटिक्स का डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकेंड का फॉर्मूला यूज हुआ है, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के पे टॉपिक है, ठीक है, तो ये स्क्रू गेज का है, ठीक। तो स्क्रू गेज में बोला है मेन स्केल में 0 दिखा रहा है और सर्कुलर डिवीजन ये है, तो रीडिंग इक्वल टू क्या होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग या डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पहले लिस्ट काउंट निकालें, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, स्केल, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पिच भी पूछ सकता था, तो ए क्या है
है। पिच, पिच मतलब क्या होता है, एक बार पूरा सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं, ये ऐसा आप डायग्राम देखिएगा, ये ऐसा रहता है, यहाँ पे रीडिंग लिखा है, इसको हम लोग टर्न करते हैं तो ये आगे जाता है। एक बार घुमाने में कितना आगे, तो वो 1 मिलीमीटर दिया हुआ है और 100 डिवीजन, तो 10⁻² मिलीमीटर है। आप देखिएगा आंसर सेंटीमीटर में, तो 10⁻³ सेंटीमीटर होगा। तो रीडिंग, तो मेन स्केल में 0 है, 52 डिवीजन है, इंटू 10⁻3। ठीक है, ये 10⁻3 लिस्ट काउंट है, सर्कुलर स्केल में डिवीजन ये दिया 0.052 सेंटीमीटर। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपको लिस्ट काउंट भी निकालने बोल सकता था, वो पिच अपॉन सर्कुलर स्केल वो होता है। ये भी एसएचएम का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि एसएचएम में जो स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल टू -kx, माइनस साइन बस डायरेक्शन बताते कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो F इक्वल टू kx, ये 10 के कितना स्ट्रेच किया, 5 सेंटीमीटर, मीटर में ये है। ठीक, तो ये 200 न्यूटन मीटर है। अब बोल रहे हैं कि इसी ब्लॉक का आप टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√। तो आपको सिर्फ के भी पूछ सकता है, या टाइम पीरियड 2π√m/k। 2π मास दिया हुआ 2 और ये 200, तो 2/200, 100 आएगा, 100 का रूट 10 होगा, तो ये π/5, पाई 3.14 अपॉन 5, तो 0.628 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन ये। ये आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ग्रेविटेशन, ठीक है, तो आप देखिए इसके वेलोसिटी, ठीक है, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gm/r, या √2gr। ठीक, तो हम लोग प्लैनेट चेंज कर रहे हैं, लेकिन डेंसिटी का बोला है सेम, रेडियस चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग देखो इस छोटे जी में भी मास का टर्म आता है, रेडियस का टर्म आता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में मास नहीं दिया हुआ है, मास सेम नहीं है, डेंसिटी सेम है। तो मास को डेंसिटी के समय, तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। ठीक है, ये मास आ गया, तो ये टर्म उसमें पुट कर देंगे इसके वेलोसिटी में, तो 2g/r, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3πr³। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρr² आ रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, पाई वगैरह सेम है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है वो। और क्वेश्चन में बोला है कि मास डेंसिटी भी सेम है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो बोला है अर्थ पे इसके वेलोसिटी ये है प्लेनेट पे, तो प्लेनेट का इसके वेलोसिटी बाई अर्थ का इसके वेलोसिटी इक्वल टू प्लेनेट का रेडियस अपॉन अर्थ का रेडियस। तो प्लेनेट का निकालना है, अर्थ का है, तो प्लेनेट का रेडियस 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स अर्थ का रेडियस, तो प्लेनेट का इक्वल टू 4v। ये ठीक, अगर मास सेम रहता है तो भी आपको मास डेंसिटी सेम रहता है, सॉरी मास सेम रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन में मास डेंसिटी सेम बोला है, मास डेंसिटी सेम, मास डेंसिटी मतलब रो सेम, इसलिए रो के टर्म में निकालें। अगर मास सेम रहता है तो उस केस में v इक्वल टू √gm/r, 2gm/r, मास सेम है, g सेम है, तो v और r में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो v प्लैनेट बाई v अर्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r अर्थ बाई r प्लैनेट, वो 1/4 है, तो उसका रूट है, तो v/2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में पूछा है, इसलिए हम लोग
रो के टर्म में सॉल्व किया। अगर मास के टर्म में बोलते हैं तो 2gm/r से सॉल्व करते हैं, तो उस केस में वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, √r होता है। ठीक, तो आपको दोनों टर्म याद रखना है, मास के टर्म में भी और डेंसिटी के टर्म में भी। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका फ्लूइड से रिलेटेड है। फ्लूइड बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल, डेंसिटी d है, उसको कंटेनर में डाल दिए। कंटेनर है बहुत बड़ा, ग्लिसरीन भरा हुआ है। ठीक, कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो आपको पता ही है, कुछ देर के बाद ये बॉल नीचे जा रहा है, तो नीचे में क्या लग रहा है, mg उसका वेट। ऊपर लिक्विड क्या लगेगा, बायनेंसी। ठीक है, विस्कस वगैरह है तो विस्कस भी मोशन के अपोजिट लगता है, तो बॉल नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। और कुछ देर के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगा जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो। तो जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर फोर्स लगना चाहिए। तो नीचे W लग रहा है, ऊपर F+B लग रहा है, तो आपको विस्कस फोर्स निकालना है, वो W - B होगा। तो वेट उसका मास m है इंटू जी। बायनेंसी क्या होता है, तो बायनेंसी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो वॉल्यूम सॉलिड का कितना होगा, तो मास अपॉन सॉलिड का डेंसिटी। तो बायनेंसी डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्वेश्चन में दिया हुआ है d/2, d/2, और वॉल्यूम कितना है, m/d इंटू जी। डी डी कैंसिल हो गया, तो बायनेंसी क्या आ रहा है, mg/2। तो उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो F इक्वल टू mg/2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जिस समय वो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, विस्कस फोर्स इक्वल टू 6πr/v। ठीक है, तो उसको फिर हम लोग इससे इक्वेट कर देंगे mg/2 से, तो उससे v आ जाएगा, v इक्वल टू mg/2 है πr/मीटर। उस केस में ऐसा आ जाता है। ठीक है, फिर से ये यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें बोला है क्या, ई ई एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होता है, ml²t-2। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है, तो m-1 L3t-2। E/g करेंगे तो ml²t-2 m-1 L3t-2। तो ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो ये -1 और टी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड है, ई जी ये सब आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए जी का याद नहीं, कैसे निकालेंगे, तो F इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/r²। तो F का ml/t-2, r² इधर आएगा तो L², और m1m2 डिवाइड होगा m², ये जी आ गया। तो ये m-1 L3t-2 से जी आ गया। एनर्जी तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उससे आ जाएगा। ये भी आपका वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है, वर्क एनर्जी पावर। वाटर जो है फॉल हो रहा है, यहाँ से फॉल हो रहा है वाटर, पानी गिर रहा है। ठीक, और एक टरबाइन पे गिर रहा है, तो टरबाइन में कितना पावर जनरेट होगा, तो ऊपर से पानी गिरा रहा है, यानी आपका पोटेंशियल एनर्जी ही टरबाइन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऊपर से वाटर गिर रहा है, मान लो m मास गिर रहा है। ठीक है, तो नीचे आने में ये हाइट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना कन्वर्ट हो, mgh, ये एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, और ये मास अपॉन टाइम, ये किस रेट से
गिर रहा है, तो ये पावर हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10% का लॉस हो जा रहा है, तो जितना भी पावर मिल रहा है, तो पावर टर्बाइन को जो मिल रहा है वो 10% का लॉस हो गया, तो बचा कितना, 90%। तो 90% ऑफ पी मिल रहा है, यानी 0.9 इंटू एम बाई टी इंटू जी इंटू एच, यस 0.9। तो मास पर यूनिट टाइम कितना है, 15, जी का वैल्यू 10 है और एच 60 है। तो 8.1 किलो वोल्ट, या कम। 0.9 नहीं लेंगे तो आपका 9 किलोवाट आएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंस गिर रहा है तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, इसलिए आपका ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये काइनेमेटिक्स ये समझिए, काइनेमेटिक्स। इसमें क्या बोल रहा है कि एक कार रेस्ट पे एक्सेलेरेट किया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 4 सेकेंड के बाद एक विंडो से एक बॉल को गिराया। ये विंडो है, वैसे एक बॉल को गिराया कितने सेकंड के बाद, 4। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, किसी भी मूविंग चीज से तो व्हेन एवर समबडी गेट डिटैच्ड फ्रॉम मूविंग सिस्टम, कोई भी चीज मूविंग चीज से कोई चीज अलग होता है, अलग होने से जस्ट पहले और अलग होने के जस्ट बाद वेलोसिटी सेम रहता है, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो जैसे ही बॉल को गिराएं तो अब वो फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन गिराने से जस्ट पहले वो कार का पार्ट था, तो कार का वेलोसिटी कितना था, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कार रेस से स्टार्ट हुआ था और एक्सेलरेशन ये था, सिंपल ये इक्वेशन लगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो 20 है। तो जिस समय गिराए उस समय कार आगे जा रहा था, तो बॉल का भी स्पीड आगे था 20 मीटर पर सेकेंड। अब जस्ट गिराने से पहले 20 मीटर था, तो गिराने के बाद भी है। अब ये सेटअप अलग हो गया। अब समझो कि एक बॉल को तुम फेंक रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ये नीचे आएगा, ग्राउंड उसको खींचेगा, तो ग्रेविटी नीचे लगेगा। तो 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड मतलब स्टार्टिंग में 4 के बाद 2 सेकेंड और, तो हॉरिजॉन्टल में कभी वेलोसिटी, तो ये थोड़ा आगे भी जाएगा और नीचे भी आएगा, इसका मोशन ऐसा होगा। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन अब ग्रेविटी भी खींच रहा है जी, तो जी लग रहा है, वो तो डायरेक्ट तुम ऐसे ही बोल दोगे कि 10 होना चाहिए। एक्सेलरेशन कभी एक्सेलरेशन सेम नहीं रहता है, लेकिन वेलोसिटी सेम रहता है, अलग होने से पहले और अलग होने के बाद। तो 2 सेकेंड के बाद वो वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, तो इनिशियल में वर्टिकल 0 था, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, और 2 सेकेंड, तो ये भी 20 है। तो जब भी तो नेट वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी 20। हमेशा याद रखिए, कोई भी मूविंग चीज से कोई चीज अलग होता है, तो अलग होने के जस्ट पहले और अलग होने के जस्ट बाद क्या सेम रहता है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। अब वो हवा में गिर रहा है, मतलब फ्री फॉल हो रहा है, यानी जी लग रहा है, तो देख के क्या देंगे, जी लग रहा है यानी ऑप्शन 4 होगा, और में नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, एक बॉल है 0.15 kg का, उसको नीचे गिरा रहा है कुछ हाइट से, ठीक है।
मार दिया होगा 0.15 kg, उसको रिलीज किया कुछ हाइट से 10 मीटर से। तो एच हाइट गिरने के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो कोई भी चीज को एच हाइट से गिराते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? √2gh। तो 20 और एच कितना है? 10 √2 मीटर पर सेकेंड। यानी गिराने से जस्ट पहले उसका वेलोसिटी नीचे था 10 √2 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहे हैं कि सेम हाइट पे रिबाउंड हुआ, यानी टकराने के बाद सेम हाइट पे ही गया, यानी टकराने के बाद वेलोसिटी 10 √2 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए, तभी सेम हाइट पे जाएगा। कम हो जाएगा तो कम हाइट पे जाएगा। तो सेम हाइट जा रहा है यानी टकराने के बाद भी वेलोसिटी सेम रहेगा। तो इम्पल्स पूछ रहा है, तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो टकराने के जस्ट बाद मास 0.15 kg और टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी ये, ठीक है, ऊपर की तरफ। लेकिन टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी नीचे है तो उसको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टकराने से पहले नीचे आ रहा था तो मोमेंटम नेगेटिव, टकराने के बाद ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। 0.15 इंटू 10 √2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.15 इंटू 10, ऐड करेंगे तो 0.3 इंटू 10 √2, यानी 3 इंटू और √2 क्या होता है? 1.4। इससे क्या आ गया? 4.2 kg/मीटर, इसलिए ऑप्शन ये। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। तो क्वेश्चन बोला है कि 10 मीटर से गिराए थे, तो किसी भी चीज को एच हाइट से गिराते हैं तो √2gh कैसे आता था? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h। तो इनिशियल 0 रहता है और 2gh स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो जो उससे स्पीड निकालें, यानी टकराने से जस्ट पहले कितना स्पीड है? हम बोल रहे हैं टकराने के बाद रिबाउंड जो हुआ सेम हाइट पे, यानी टकराने के बाद भी स्पीड सेम है, तभी तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। टकराने से पहले नीचे मूव कर रहा था, टकराने के बाद ऊपर, तो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, और डिफरेंस लेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो उससे आ गया। ये आपका रोटेशन से रिलेटेड, रोटेशन में भी टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स अगर वेक्टर में बात करें तो आर क्रॉस एस। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रॉड है जिसका खुद का वेट है कितना? 500 ग्राम, मतलब हाफ केजी। कितना लेंथ है? 200 सेंटीमीटर। तो कोई भी चीज यूनिफॉर्म चीज है, कोई भी यूनिफॉर्म चीज है तो उसका रॉड है तो उसका वेट जो लगता है वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है नीचे। तो अगर ये 200 सेंटीमीटर तो ये आपका 100 सेंटीमीटर। तो उसमें ये दो ब्लॉक हैंग कर दिए और ये इक्विलिब्रियम में, तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे हम लोग टॉर्क बैलेंस करेंगे। यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, और एक खुद का वेट होगा वो इधर होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर है। तो वो खुद का वेट कितना है? हाफ केजी। ठीक, तो अब देखिएगा, ये ये मान लो एन लग रहा है, ठीक, तो 2 kg, ये 2 kg वाला, 2 kg वाले का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है? तो 40 और 20 का डिफरेंस, तो 2 kg इंटू 20, ठीक है, नीचे लग रहा है, वो लेफ्ट साइड लग रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे बैलेंस करें तो जितना लेफ्ट साइड लग रहा है उतना ही नीचे लगना चाहिए, ठीक। तो आप देखिए, तो 2 kg की वजह से वो किधर घूमेगा? ऐसे घूमना चाहेगा क्लॉकवाइज। अब एन वाला है तो उसका डिस्टेंस 0 है, वो उसी पॉइंट से, ये पॉइंट वो है तो एन का से 0। अब हाफ केजी का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो 100 और 40 का डिफरेंस 60 है, 60। फिर एम केजी का, तो ये 160 है और ये 40 है, तो ये 140 और 160 और 40 का डिफरेंस 120, ये 120 हो गया। ये 40 है, ये 30 है, ये 120 एम, तो 10 हो गया, 120 एम, 40 माइनस 30 10, एम इक्वल टू 10/120।
यानी 1/12 kg ऐसा। जी वगैरह का वैल्यू नहीं लिए हैं क्योंकि सब में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी सेंटीमीटर है, राइट हैंड साइड में भी सेंटीमीटर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, टॉर्क जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला जो नीचे लग रहा है 2 kg, इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये दोनों जो फोर्स हैं वो ऐसे घुमाना चाहेगा। तो जितना क्लॉकवाइज घुमा रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, इसका जो टॉर्क है वो इन दोनों के टॉर्क के बराबर होगा। ठीक है, बाकी ये 1/2 kg था, ये m था, बाकी ये डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक, तो उससे आपका आंसर आ गया। ये फिर से ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन, तो इस केस में किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं कुछ स्पीड से, ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब स्केप स्पीड टाइप का चीज़ है, तो उस केस में काइनेमेटिक्स वाला mgh वाला एनर्जी बैलेंस नहीं, मतलब सॉरी, काइनेमेटिक्स इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे जी का वैल्यू चेंज होता है। ठीक, तो इस केस में ये डायरेक्ट फॉर्मूला h इक्वल टू होता है u² / 2g माइनस u² / r, ये होता है फॉर्मूला। u इनिशियल स्पीड है, तो वो कितना है के वी, और वी क्या होता है √2gr होता है। तो स्क्वायर कीजिएगा a²2gr डिवाइड बाई 2g माइनस 2gr अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो गया। अब देखिएगा ऊपर भी 2g है, नीचे भी 2g है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर k², नीचे में 1 माइनस k² इंटू आर हो जाएगा। यस, ठीक। अगले मान लीजिए फॉर्मूला हमें याद नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे उसका भी है। तो देखो, हम लोग पार्टिकल को यहाँ से फेंक रहे हैं, कितना स्पीड से, के वी से, ठीक है, और ये यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, इसके स्पीड से कम से फेंकते हैं तो वो बीच में कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये एक्स मान लो, या ये एच, कुछ भी मान लो, ठीक, एच। तो हम लोग एनर्जी बैलेंस करेंगे ए से बी का। ठीक, ये अर्थ का रेडियस, ये एम है, रेडियस आर है, ये पार्टिकल का मास है। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -G m1m2/r डिस्टेंस। तो ए पे सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r। उस समय काइनेटिक एनर्जी 12mv², तो वेलोसिटी क्या है, v²। बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो सेंटर से डिस्टेंस बी का कितना होगा, तो r+h होगा। बी पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि स्पीड 0 होगी, ये -Gmm/r प्लस हाफ एम k², और v का स्क्वायर, और v क्या होता है 2gr, ठीक है, और या उसको 2gm/r भी कह सकते हैं। तो मास के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो 2gm/r भी इक्वल टू -Gmm/r+h। अब देखिएगा जी एम एम सब जगह कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो -1/r प्लस k²/r इक्वल टू -1r+h। तो ऐड करेंगे तो r डिवाइडेड बाई 1 माइनस r डिवाइडेड बाई 1 माइनस k² इक्वल टू r+h आ रहा है। तो h इक्वल टू क्या हो गया, r डिवाइडेड बाई 1 माइनस k² माइनस r। सॉल्व कीजिएगा तो r k² अपॉन 1 माइनस k² आएगा। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस से आगे आपका ये आपका रोटेशन से है,
उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक। ठीक, मैं क्या बोला, एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास है, ये रिंग मास है, रेडियस है, तो इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो एम आर स्क्वायर। अब इसमें से एक को सेक्टर काट के निकालिए, ये 90 डिग्री, ठीक, तो बचेगा ये ऐसा, ठीक। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था पूरे का, तो इसका कितना होगा वो पूछ रहा है, ठीक है, के टाइम्स। तो देखिए, तो रिंग में 4 सेक्टर है, सबका कंट्रीब्यूशन सेम होता है, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो चारों x मिला के वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये ऐसा है। लेकिन आपको निकालना किसका है, 3/4 का निकालना है। x इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 आया, तो 3/4 सर्कल 1 2 3, तो 3x का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 एम आर स्क्वायर बाई 4, तो 3/4 है। आप ही लिखेंगे पूरा सर्कल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो ये तो 90 डिग्री निकाल लिए, यानी 1/4 सर्कल निकाल लिए, ठीक है। तो ये समझो कि पिज्जा है, उसमें से 4 स्लाइस, ये पिज्जा है 4 स्लाइस, तो एक स्लाइस कोई खा गया तो बचा कितना, 3/4, इसलिए आंसर 3/4। ये आपका प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, इसमें थोड़ा सर्कुलर भी बोल रहे हैं कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, और टाइम t लग रहा है उसको कंप्लीट करने में। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो हर बार घूमने में टाइम सेम लगेगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल एक बार घूमा, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr, और टाइम कितना लगा t, ये स्पीड है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल में, कि अब इसी स्पीड से आप फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे, आपका जो मैक्सिमम हाइट है वो 4r है, ठीक है। तो मैक्सिमम एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो एच मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 4r, तो पहले पुट कर देता हूँ मैं, 4r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो 2g उधर चला जाएगा, यू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8gr अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे u और v सेम था, ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो साइन के टर्म वाला आंसर होगा, साइन के टर्म वाला आंसर होगा। और g कहाँ होना चाहिए, आप देखिएगा जो ये u और v सेम है, तो v में g का टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यू स्क्वायर पूरा वैल्यू डालने का जरूरत नहीं है, एक तो साइन वाला टर्म होना चाहिए, और आपका जो जी आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, तो जी ऊपर किस में, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 टिक कर देंगे, और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। पूरा सॉल्व करके भी निकालिएगा आपका वही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8gr यू स्क्वायर, तो यानी 2πr बाई टी का होल स्क्वायर, तो 8gr टी स्क्वायर अपॉन 2πr का स्क्वायर, यानी 4π स्क्वायर आर स्क्वायर, तो वो कैंसिल कीजिएगा, तो 2g t² अपॉन पाई स्क्वायर आर, ये ऐसा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटाएगा तो उधर रूट आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2g t² अपॉन पाई स्क्वायर आर, यहाँ पे रूट, तो थीटा साइन इनवर्स में आ जाएगा, तो थीटा साइन इनवर्स 2g t² बाई पाई स्क्वायर आर रूट, यस। तो क्यों करना है इतना, आप देख ही रहे हैं कि जी ऊपर आना चाहिए, तो आप ऑप्शन में हो गया सर। इस केस में तो थर्मोडायनेमिक्स हुआ या वेव हुआ, ये सब क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं था। एनएलएम का भी क्वेश्चन बहुत कम ही था, एनएलएम इम्पल्स एक छोटा सा होगा, सेंटर ऑफ मास भी नहीं था, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन थे,
फ्लूइड का ये क्वेश्चन था। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था क्वेश्चन का, ये कैसा कहें। और 11th का पोर्शन कम था और 12th का पोर्शन ज़्यादा था। 12th का 64% तो 11th का 36% क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, थैंक यू।